हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सी सेट की हमारी स्पेशल सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है 1 बाय 1 करके। इस क्रम में हमारा आज का यह 9 लेक्चर है और 8 लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क के बारे में बात किया था, यानी कार्य एंड समय। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीएससी के लिहाज से और यूपी पीसीएस दोनों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में इसका अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस मेरी देखेंगे, जो मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियोस में, तो उसमें आप देखेंगे कि इसको मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि वास्तव में इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के वेरिएशंस आते हैं। तरह तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस लेक्चर को थोड़ा इम्पोर्टेंस दें। मतलब जाहिर सी बात है कि स्मार्ट स्टडी का अपना तरीका होता है कि भाई जो टॉपिक आपको लगते हैं कि वास्तव में इनके वेटेज अच्छे खासे, तो उस पर आप भी अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारें, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। और अब आते हैं क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको कल दिए थे, यानी लास्ट लेक्चर में, कि 2 क्वेश्चन आपको दिए थे। मैंने बोला था आप अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आप में से बहुत दोस्तों ने अटेम्प्ट किया। तो एक ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर दिया है। बहुत आसान सा था, लल्लू जैसा क्वेश्चन, हलवा जैसा। फटाफट आप लोगों ने बता दिया, हाँ हाँ हाँ, जेड होगा जेड होगा, है ना। बहुत सिंपल सा था, इसको तो आपने बता दिया। खैर, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है या फिर यूपीएससी का, दोनों ही पीआईक्यू है, मतलब दोस्तों जितने भी हैं। तो अब आपने इसको तो तुरंत बता दी, बट किसी भी दोस्त ने ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। हो सकता है क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही हो, या फिर हो सकता है क्वेश्चन देखने के बाद अप्रोच, जो अप्रोच होती है दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि दिमाग में अगर आपके अप्रोच आ गया तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम बेसिकली यही देखेंगे कि वास्तव में ये जो क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर जो इनपुट्स दिए हैं हमारे, उनको देखते हुए हमारी क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, जैसे हम अपने फाइनल आंसर पे पहुँचे। क्लियर है? तो पहले इजी वाला टैकल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा ये। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे यहीं पे मैं अगर लिख लूँ कि W है, तो काम का 25% 30 दिन में करते हैं। तो काम का 25% माने काम का 25% यानी 25/100, यानी काम का कहाँ गया, काम का चौथा हिस्सा कर लेते हैं। कितने दिन में? 30 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 30 × 4। क्लियर है? यानी इनको 120 दिन लगा। क्लियर है? अब अगर इनकी बात करें तो ये काम का चौथा हिस्सा, ये भी अब देखिए, बस बोलने का तरीका अलग है। काम का 25% बोल दिए, काम का चौथा हिस्सा, दोनों एक ही चीज़ है। तो इनको लग रहा है 10 दिन, यानी ये कितने दिन में कर लेंगे? 40 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर है? अब इनका देखिए वाई की बात करें तो ये बोल रहे हैं कि काम का 40% करते हैं 40 दिन में। भाई काम का 40% काम करते हैं 40 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 100 दिन। क्लियर है? अगर आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं तो भाई काम का 40% यानी काम × 40/100, है ना। और अब पूरा इसको करने में कितना समय लगता है? इनको 40 दिन लगता है। तो अब काम को करने में कितना समय लगेगा? बस गुणा भाग कर दीजिए, 40 से 40 उड़ गया, 100 दिन लगेगा। क्लियर है? मतलब अगर इसमें थोड़ा सा लिखूँ तो ऐसे 40 × ये 100 ऊपर चले जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, तो बस देखिए 100 दिन आ गया। क्लियर है? तो कहने का मतलब इसको 100 दिन लग गया। अब अगर इसकी बात करें जेड की, तो ये एक्चुअली दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप समझ पा रहे हो। बस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से आंसर पहुँचे। बाकी आप में से तो किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, सब ने जेड दिया, सब ने जेड बोला और जेड सही भी है। तो ऐसे चेक करते हैं कैसे, कि अब जैसे जेड की बात करते हैं, ये बोला काम का 1/3 जो है 13 दिन में कर लेता है। तो जब 13 दिन में 1/3 करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? 13 × 3 दिन, यानी 13 × 3 = 39। अब देख लीजिए कौन सबसे कम है। ये 39 हो गया, ये 100 हो गया, 100 तो गलत, ये 40 है, और इसका कितना था? 120 दिन। तो देखिए ये तो मतलब 39 से समझ लीजिए सही आंसर है। क्लियर? तो ये आपने बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट किया, एकदम हलवा क्वेश्चन था, और ये सही होना भी चाहिए, इसमें गलत होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब आते हैं जो थोड़ा हमारा मास्टर क्वेश्चन था, यानी जो थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। तो अगर उसकी बात करें तो जैसे अब इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा, मैंने आपको डिस्कस करते समय बताया था कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये चीज़ें हैं, PQ है, 18 दिन में कर रहा है। अब बोल रहा है क्या, PQ भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद Q चला जाता है, केवल P बचता है 9 दिन तक। तो जब PQ साथ में काम कर रहे हैं और 9 दिन केवल अकेले P काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कर देते हैं 24 दिन में। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था, बताइए केवल P और Q, मतलब PQ केवल करना पड़े तो कितना दिन लगेगा, है ना। ये देखिए, तो अब समझते हैं। जैसे क्या है, हमें तो ये दे दिया कि भाई PQ को लगा अगर एक साथ करते तो 18 दिन, है ना। और P + Q एंड P, है ना,
करते हैं 24 दिन में। तो अब इसमें बता दिया कि पी को लग रहा है 9 दिन, है ना, 9 दिन तक पी करता है, तब 24 दिन लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अब आप देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको ये लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे पी क्यू दिया, तो इसको कुछ तो उसका मतलब होगा ना भाई। ये पी क्यू अगर केवल करते तो 18 दिन में कर देते, ये भी पी क्यू अगर केवल करते तो 18 दिन में कर देते, लेकिन ये कुछ दिन तक किए, ले उसके बाद जो है कुछ दिन तक ये किया, यानी ये 9 दिन तक। तो ये कितने दिन तक काम करेंगे टुगेदर? भाई आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये खिचड़ी जो हो रहा है इसको मैं साफ़ करूँ अगर। तो जैसे देखिए पी 9 दिन तक काम किया, है ना, तो इसका मतलब पी प्लस क्यू कितने दिन तक काम किए होंगे? 24 दिन तक टोटल काम चला था, 9 दिन तक पी किया था, तो इसका मतलब पी और क्यू मिलके कितने दिन तक काम किए? पी और क्यू मिलके काम किए 15 दिन तक। क्लियर? तो इसका मतलब अब आप लिंक कर पा रहे हो, कुछ दोस्त आराम से लिंक कर लिए होंगे यहाँ पे कि भाई अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जब पी और क्यू एक साथ पूरा काम करते थे तो 18 दिन लगता था। अभी यहाँ पे कितना कर रहे हैं? केवल 15 दिन कर रहे हैं, बाकी के 9 दिन पी करता है तो पूरा काम हो जाता है। तो इसका मतलब पी और क्यू 15 दिन में कितना काम कर देंगे? समझिए आप भाई, 18 दिन में ये काम करते हैं डब्लू, है ना, तो 15 दिन में कितना काम कर देंगे? 15 दिन में कर देंगे डब्लू गुणे 15/18 हो जाएगा। क्लियर है भाई? 18 दिन में डब्लू काम किया तो 15 दिन में 15 से गुणा कर दिया, 18 से डिवाइड कर दिया, एक एक नियम लगा दिया मैंने। तो एक एक नियम लगा दिया तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 3 × 5 = 15, 3 × 18 5W/6। तो अगर मान लीजिए मैं आपको थोड़ा यहाँ समझाऊँ, जगह का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में पेज में क्वेश्चन नहीं लिखा था, सीधे मैं अपने समझाता जा रहा था ताकि जितनी भी जगह लगे तो वो क्लियर है। तो जैसे मैं जब समराइज़ करते हुए मैं समझाऊँ अगर, तो ये क्या था, अगर P + Q करते हैं केवल तो 18 दिन लगा था, है ना, पूरा काम माने W। अब क्या बोल रहा है कि P और Q करते हैं कुछ दिन तक और P करता है 9 दिन तक, तब W काम करने में कितना समय लगता है? 24 दिन, है ना। तो हमने क्या बोला कि P और Q कितने दिन तक काम किए? P और Q कितने दिन तक काम किए? 24 - 9, ये 9 हटा देंगे तो केवल P और Q काम करेंगे, तो यानी 15 दिन तक। क्लियर? तो यानी P और Q 15 दिन तक काम किए और P केवल 9 दिन तक काम किया, तब जाके 24 दिन में काम फिनिश हो गया। तो अब हमने क्या किया कि भाई 15 दिन में P और Q कितना काम कर लेंगे? P और Q कितना काम कर लेंगे? P + Q भाई 15 दिन में कितना कर लेंगे? 18 दिन में W करते हैं तो एक दिन में W/18 हो गया, 15 दिन में कितना हो गया? 15 W/18, है ना। तो ये कितना हो गया? 5/6W, यानी इतना काम तो P और Q कर लिए। तो बचा हुआ काम कितना हुआ? बचा हुआ काम W - 5W/6 हुआ, यानी W/6 काम। इसको कौन करता है? P। कितने दिन में? 9। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? टोटल हमारा कितना काम था? टोटल हमारा काम था W, है ना, और W में 5W/6 तो P + Q मिलकर कर दिए, तो बचा कितना काम आपका? ये बचा W/6। W/6 जो काम बचता है उसको P करता है लास्ट में, कितना दिन लगाता है? 9 दिन लगाता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से। तो अब जब ये समझ में आ गया तो बस क्लियर हो गया कि भाई W/6 काम करता है 9 दिन में, है ना, P। तो W काम पूरा, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा कि पूरा का पूरा काम W मतलब केवल P करे तो कितना समय लगेगा? बस देख लीजिए। तो भाई P करता है W/6 काम 9 दिन में, तो पूरा का पूरा W काम जब P करेगा, यहाँ पे अगर P है और W काम पूरा है तो 9 × 6 = 9 × 54 दिन। क्लियर? देखिए कितना अच्छे से आ गया। मतलब आपको बस ये लिंक करना था कि यहाँ पे जो आपका डाटा दिया हुआ है, यानी ये वाला P एंड Q, अगर मैं हाईलाइट कर दूँ इसको अच्छे से, ये जो आपका ये वाला P एंड Q है, ये वाला और ये वाला P एंड Q, यानी जो दोनों हैं, तो आप इन दोनों को लिंक कर दिए तो आपको पता चल गया कि P एंड Q कितना काम किए थे। तो उन्होंने कितना काम किया था? 5W/6। उसके बाद हमने ये पता किया कि भाई P जो है 9 दिन में कितना काम करेगा? बचा हुआ काम करेगा W/6, है ना। तो जब ये हो गया उसके बाद हमने निकाल दिया कि भाई जब W/6 काम करता है 9 दिन में तो W काम करेगा 9 × 54 दिन। देखिए आप एग्जाम में तो ऐसे करेंगे, आपको बस समझाने के लिए मैंने इतना कुछ किया था, बट अगर आप एग्जाम में तो आप तुरंत ही देखिए, अगर आप लिंक कर लिए तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अब चलिए अपने आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। TDS यानी टाइम डिस्टेंस स्पीड, समय दूरी चाल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर साल आप देखेंगे क्वेश्चन, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। अब इसके क्वेश्चन के मैं अगर आपको तरीके बता दूं कि कैसे से वैरायटी आते हैं, तो जैसे मैं आपको जब ट्रेंड की चर्चा कर रहा था, तो आप में से जो दोस्त इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं या फिर जो इस चैनल से नए जुड़े हैं,
उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने शुरू के कुछ लेक्चर में मैंने PYQ डिस्कस किया है 2021 का, क्लियर है, UPSC UPPCS का। उसके बाद मैंने ट्रेंड की चर्चा की है, मतलब ट्रेंड की चर्चा शायद मैंने पहले की है, कि पहले ट्रेंड की चर्चा की है, फिर उसके बाद मैंने PYQ डिस्कस किया है ना। तो जो ट्रेंड की चर्चा मैंने की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा जरूर। इससे क्या है ना, आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में UPSC किस तरफ जा रहा है, मतलब अपने उसके जो क्वेश्चन के वो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कि भाई पहले इन्होंने ये पूछा था, फिर इनके बाद क्या वेटेज हुआ है ना, रीजनिंग था, मैथ्स था, कॉम्प्रहेंशन था, तो कौन किसका क्या वेटेज है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बहुत विस्तार में बताई है कि भाई आगे आने की क्या संभावना है, किस तरफ हमारा ग्राफ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करने में मदद करेगा, क्योंकि ओवरऑल आप सिलेबस देखने बैठेंगे तो बहुत अच्छा खासा इसका वेटेज है, आप पढ़ते रह जाएंगे है ना, लेकिन आपको वो फोकस करना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो UPSC अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। तो ट्रेंड का आप जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने जब ये आपका टॉपिक वाइज जब शुरू किया सिलेबस कवर करना एक एक करके, तो उससे पहले मैंने एक डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस किया है, तो इसको भी आप देख लेंगे तो उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि आप UPSC में देखेंगे तो बस ऐसे, अगर आप सिलेबस उठा के देखिए, नोटिफिकेशन तो आ चुका है, आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें बस आपको 6 पॉइंट ऐसे दिया रहेगा सिलेबस में। ये अगर आप CSET की बात करें कि कैसे कैसे क्या है, तो उसमें डिटेल, अब 6 लाइन में आप क्या समझेंगे कि भाई क्या पूछ रहा है क्या नहीं। तो उसको मैंने डिटेल में समझाया कि वास्तव में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्लियर। तो आप इसको गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद आप अगर आप चाहते हैं तो पिछले लेक्चर देख लीजिए। और आप आइए आज के टॉपिक पे आते हैं, जो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, TDS यानी टाइम डिस्टेंस स्पीड। तो इसमें बेसिकली दोस्तों 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक रेलगाड़ी बेस्ड आता है ना, ट्रेन का, और उसके बाद आता है, मैंने बताया था, बोट यानी ये क्या नाम से, नाव और नदी एक्सेट्रा, ये सब है ना, ये सब क्वेश्चन आते हैं। और कुछ औसत वाले आते हैं क्वेश्चन कि भाई ये इतना दूरी इतने समय में चला, ये कैसे कैसे क्या, तो उनका एवरेज निकालने का है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखा है ये सब, बट यहाँ पे एक बार मैं ब्रीफ में बता दूंगा। उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे फटाफट से, और उसके बाद मैं क्वेश्चन वाइज कराता जाऊँगा, और उसके बाद लास्ट में आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है अपने प्रैक्टिस के लिए आपके दूंगा, क्लियर है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है रिलेशन, तो रिलेशन क्या है किन तीनों में, इसमें तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, क्लियर है। या फिर चाल बराबर, बस इसी को ऐसे कर दीजिए, दूरी बटे समय, क्लियर। तो बस ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिए। मेमोराइज़ क्या आप जानते ही होंगे, तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि भाई चाल बराबर दूरी गुणे समय, ये सब है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल मैंने दोस्तों आपको पिछले लेक्चर में बताया था, शायद जब डिस्कस कर रहा था मैं एवरेज वाला जब बात कर रहा था, तब शायद उसमें मैंने बताया था आपको। तो औसत चाल क्या होता है, चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटे समय, है ना। तो भाई अगर एक आदमी केवल चलता है तो जितनी दूरी चला और जितना समय लगा है बस उसी को डिवाइड कर देंगे तो हो गया। लेकिन अगर 10 आदमी चलते हैं, है ना भाई, 10 आदमी अलग अलग चल रहे हैं, तो 10 आदमी चले तो 10 आदमी कितना चले, जितना चले, यानी कुल दूरी। अलग अलग आदमी चल रहा है तो जो जितना चला सबको जोड़ दीजिए कितना दूरी चला, और हर आदमी को अपना अपना समय लगा होगा, किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, किसी को 4 घंटा, किसी को जितना, तो जितना भी समय लगा सबको जोड़ दीजिए तो हो गया कुल समय, है ना। तो बस यही होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है औसत चाल, क्लियर। इन शॉर्ट साफ शब्दों में यही है। अब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे मैथमेटिक्स फॉर्म में, क्योंकि आप जानते सब हैं दोस्तों, बस आपको जब मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाता है तब आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए आपसे दे दिया एग्जांपल में क्वेश्चन में कि कोई आदमी है, मतलब कई लोग हैं, S1 दूरी ट्रेवल करते हैं T1 टाइम में, S2 दूरी ट्रेवल करते हैं T2 टाइम में, S3 दूरी ट्रेवल करते हैं T3 टाइम में, है ना। तो ऐसे ऐसे दे दिया सबका। अब बोला कि इनका बताइए एवरेज यानी औसत। तो अगर औसत पूछ लिया हमसे तो औसत क्या हो, हमने बताया कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना कितना चले, S1 S2 ऐसे चल दिया, S1 + S2 + S3, ये टोटल दूरी हो गई। और लगा कुल समय कितना था, T1 इनको लगा था, T2 इनको लगा था और T3 इनको लगा था। तो ये आपका हो गया एवरेज स्पीड, है ना, क्लियर। तो ये बहुत बेसिक सा है दोस्तों, ये होता है। अब इसमें जैसे आपको वेरिएशन क्या कर देगा कभी कभी कि भाई दूरी ना दे के चाल दे देगा। हम कहते हैं चाल दे देगा, तो चाल भी तो आप दूरी के, इसका अगर मान लीजिए चाल V1 दिया होता है ना, तब S1 क्या होता, V1 × T1 कर देते आप, क्लियर है। इसका क्या हो जाता है S2 V2 × T2 हो जाता। तो बस यहाँ पे आप S1 की जगह V1 T1 कर देते, है ना। तो बस कुल मिला के आपको यहाँ पे दूरी लिखना है, यहाँ पे चाल लिखना है। अब किस टर्म में लिखते हैं ये आपको क्वेश्चन में डाटा के हिसाब से दिया रहेगा। अगर डायरेक्ट दूरी लिखी है
तो आप डायरेक्ट दूरी लिख दीजिए, अगर नहीं तो आप उसको 4 गुणे समय के उसमें लिख सकते हैं। इसी तरीके समय का भी है कि अगर समय दिया है तो क्लियर है, नहीं दिया है तो समय क्या होता है, दूरी बटे 4 S1/V1, है ना। ऐसे तो कोई भी दो डाटा दिया रहेगा आप कर लेंगे आराम से। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी से मेरा क्या तात्पर्य है, रेलगाड़ी में अब अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पे कि कोई गाड़ी है रेलवे स्टेशन पार कर रही है, ये है वो है ना, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कितने समय में पार करेगी, ये वो है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं उसको हम इस पर डील करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों इसका बहुत 2-3 पॉइंट है। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई कोई रेलगाड़ी है, क्लियर है, मान लीजिए इतनी बड़ी रेलगाड़ी है, ऐसे ऐसे रेलगाड़ी जा रही है, इसका इंजन है धुआं छोड़ रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया है। तो अब ये ऐसे जा रहा है, अब यहाँ पे कोई खंबा है, ठीक है, पोल, मान लीजिए सिग्नल ही है, सिग्नल पोल है ना, सिग्नल पोल है ये। तो अब बोल रहा है कि अगर रेलगाड़ी इसको पार करती है, अब बोल दिया कि पहली चीज़ तो रेलगाड़ी चल कितने से रही है, v की स्पीड से चल रही है, क्लियर है। और रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया, मान लीजिए d लंबी गाड़ी है, रेलगाड़ी जो है d मीटर लंबी है, क्लियर है। तो अब ये पोल है। अब एक चीज़ आप ये देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। अब पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, भाई डी लंबी गाड़ी है, V1 से चल रही है, पोल तो पतला सा ही है, तो मतलब ये धड़धड़ा के यहाँ से शुरू की और यहाँ ख़त्म कर दी, तो मतलब कुछ मतलब डी अगर ट्रेवल कर ले तो पोल पार कर जाएगी, मतलब अपनी दूरी ट्रेवल कर ले, तो इसका मतलब कितना समय लगेगा उसको पोल पार करने में, T=D/V, यानी दूरी बटे समय। दूरी माने क्या हो गया, इसकी लंबाई, है ना। तो ये चीज़ें हो गई पहला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही क्लियर सा है कि भाई एक पोल है, रेलगाड़ी पार कर रही है, तो जितनी लंबी रेलगाड़ी है और बटे कितने की स्पीड से चल रही है कर दीजिए, बस पोल पार करने में समय लग जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि मान लीजिए कोई जैसे ये तो पोल की बात हो गई है ना। अब अगर मान लीजिए बात करूँ मैं कि पोल को ना पार करके, जैसे कभी कभी आप रेलवे में सफ़र किए होंगे गाड़ियों में, बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को कि जब गाड़ी ऐसे सुरंग से जाती है, तो मान लीजिए ये सुरंग है, मैंने आपको बना दिया ऐसे सुरंग, है ना, ये टनल बन गई, क्लियर है, ये टनल है, ठीक, ऐसे डेड बना दिया, और रेलगाड़ी आपकी ऐसे जा रही है। चलिए ये रेलगाड़ी हो गई, क्लियर है, ये आपकी रेलगाड़ी जा रही है। अब मुझे पता है कि भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, d है। अब मान लीजिए टनल भी लंबी है, l है ना, l लंबी टनल है, ऐसे बंद हो गई यहाँ पे टनल, मतलब इतनी लंबी टनल थी। तो अब क्या बोलेगा हमसे, बोलेगा क्वेश्चन में कि बताइए टनल को पार करने में इसको कितना समय लगेगा। तो अभी एक चीज़ आप याद ध्यान दीजिए कि जब गाड़ी यहाँ पे घुसती है, क्लियर है, ये हो गया ऐसे, है ना, कलम चेंज कर दूँ अगर मैं, जैसे लाल कलम से दिखाता हूँ, भाई रेलगाड़ी ऐसे घुसी, क्लियर है, ये डी लंबी रेलगाड़ी थी, अब घुसी तो समय शुरू हो गया इसका, भाई समय हमें ये देखना कि भाई कब ये निकली, मतलब है ना, यहाँ पे ऐसे जैसे घुसी हमें समय शुरू हो गया, भाई अब टनल के अंदर घुस गई। अब हमको पूछा क्वेश्चन कि कितने समय बाद ये टनल से बाहर निकलेगी, तो भाई अब बाहर निकलना शुरू की, तो अब ये बाहर निकल गई पूरी पूरी, क्लियर, डी। तो अब ये कितना ट्रेवल की, डी तो इसने पूरा ट्रेवल किया, उसके बाद इसकी खुद की जो लंबाई थी उसको भी तो ट्रेवल किया, तभी तो ये बाहर आ पाई, है ना, क्लियर है। तो इसको समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, है ना, 40 का v था मान लीजिए, तो दूरी कितना लगा इसको, l तो टनल की लंबाई थी और d इसकी खुद की लंबाई थी, क्लियर है। तो टोटल दूरी इसने इतना ट्रेवल कर दिया, और चाल क्या थी इसकी, चाल थी v, तो इसका मतलब इसको l + d/v समय लगा टनल को पार करने में, क्लियर है। ये बहुत सिंपल सा था, एक पोल वाला हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब इसमें और एक केस बनता है, एक और केस क्या बनता है, थोड़ा सा मैं अब आपको इसमें चलिए मैं इसको बताता हूँ, पेज ऐड कर लेता हूँ कि जैसे क्या है, ये तीसरा केस बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस आपका बनता है, 1 सेकेंड सॉरी, कहाँ गया, माफ़ कीजिएगा पेज स्लाइड हो गया, है ना। ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था भाई, एक बार पोल की बात कर दिया था और एक बार टनल की बात कर दिया था, यानी सुरंग, इस पर लिख देता हूँ, ये सुरंग है ना, टनल। तो अब अगर नदी इसकी बात करूँगा, तीसरे केस की बात करूं, तो तीसरा केस क्या बनता है हमारा कि भाई एक ट्रेन मान लीजिए ऐसे पटरी बिछी है ना, ये ऐसे पटरी बिछी है, ऐसे ऐसे पटरी बिछी है, एक पटरी ये है और एक पटरी ये है, क्लियर है। अब मान लीजिए इस पर कोई रेलगाड़ी आ रही है, इसकी स्पीड है v1, है ना, और इस पर रेलगाड़ी आ रही है कोई, इसकी स्पीड है v2, क्लियर है। तो अब अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्लियर है, तो आप जैसे कभी आप सफ़र किए होंगे रेलगाड़ी में, है ना,
तो आप देखे होंगे कि भाई जब सामने से कोई रेलगाड़ी आती है आपकी तरफ, जैसे ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो जब इनकी स्पीड देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत तेज़ी से एकदम जैसे सर है ना आवाज़ आती है, बहुत तेज़ी से आप ऑब्जर्व किए होंगे। मैं आपको बस प्रैक्टिकली इसको एनालाइज करवा रहा हूँ कि जब भी कोई स्पीड इधर हो और कोई इधर हो तो आपको ऐसा लगे बहुत तेज़ी से भागी, मतलब इतनी तेज़ी से रेलगाड़ी पार कर जाएगी एक दूसरे को, मतलब कि पता भी नहीं चलेगा, सट 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 करके ना। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं ना, यानी सापेक्ष गति। ठीक है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर ये v1 है और ये v2 है और दोनों अपोजिट आ रहे हैं, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो आप इसमें बैठे हैं और कोई इसमें बैठा है, तो दोनों को ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ी से सब फटाफट भाग गए, है ना। तो ये हो गया। और वही चीज़ अगर ये बोलें, आप ये भी देखे होंगे कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं, कलम चेंज कर दूँ मैं, हैं, आप ऐसे जा रहे हैं और आपका कोई साथी, मान लीजिए 2 पटरी है, एक ये पटरी है एक ये पटरी है, तो आप ऐसे जा रहे हैं और आपका साथी भी ऐसे ही जा रहा है। तो कभी कभी आप देखे होंगे ना कि अगर आप जस्ट बगल वाली ट्रेन में, आप यहाँ मान लीजिए चढ़ के बैठे हैं, आप ये बैठे हैं और यहाँ भी कोई बैठा है, तो ऐसे ट्रेन चल रही है, अब आप लोग बतिया रहे हैं आपस में। कैसे बतिया रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्रेन सही सेम स्पीड से चल रही होगी तभी तो आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक दूसरे को देखेंगे तो आपको लगेगा भाई ट्रेन चल नहीं रही है, लेकिन अगर आप वही दूसरी तरफ देखेंगे, रोड पेड़ पौधे, मान लीजिए इधर पेड़ पौधे है, तो आपको ये दिखेगा पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर आपको ये दिखे कि ये ट्रेन आगे जा रही है तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर आपको ये दिखे कि ये आदमी पीछे जा रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा है। क्लियर, मतलब बस आप रिलेट कीजिए कि भाई आप आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब या तो आपकी स्पीड ज़्यादा है, और अगर ये आगे जा रहा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। क्लियर बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर v रिलेटिव लिखूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा, v1 और v2 का अंतर। क्लियर, ये डिफरेंस का साइन होता है दोस्तों, जो बड़ा होगा उसी, अगर v2 बड़ा है तो v2 माइनस v1, v1 बड़ा है तो v1 माइनस v2। क्लियर है। तो ये होता है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको हेल्प मिलेगा जब अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, या फिर मान लीजिए आप ही कहीं कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपके दिमाग में खुद ही आएगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए, ऐसा तो आता नहीं, बस पागल लोग रहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है ना, ये ट्रेन है, इधर चल रही v1 से, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है, इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है और ये ज़मीन है, और ज़मीन पे कोई तीसरा आदमी खड़ा है। अब एक चीज़ ये देखिए कि भाई अगर ये v1 से चल रही है और ये आदमी खड़ा है, तो इसको तो ये दिखेगा चलता हुआ ना, ये भी v1 से चलता दिखेगा। लेकिन अगर ये भी चलने लगे अपने हिसाब से, ट्रेन के ऊपर से दौड़ते दौड़ते चल रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुँच गया, है ना, तो v1 से तो ट्रेन चल ही रही थी, और ये भी मान लीजिए चल रहा है s1 से, है ना, पैसेंजर, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी s1 हो जाएगी। अगर ये इस तरफ चला जाएगा तो ये v1 माइनस s1 हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। खैर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। वो क्या था, नाव का था ना। मैं पेज ऐड करता हूँ 1 सेकेंड इसमें। ये रहा। तो अब देखिए क्या है, अगला टॉपिक आता है नाव एवं धारा। क्लियर है, ये आता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं कि भाई जैसे क्या है, मान लीजिए ये नदी है, क्लियर, नदी है, ऐसे पानी बह रहा है उसमें, है ना, पानी बह रहा है। अब हम ये बोल दें कि नदी की जो स्पीड है वो वाटर है ना, तो मान लीजिए इसको VW बोल दिया मैंने। क्लियर, VW है। अब अगर मैं थोड़ा नदी को लंबा बना देता हूँ ताकि समझाने में आसान रहे, VW चल रहा है। अब इसी में अगर एक नाव है, नाव बना देता हूँ, चलिए। क्लियर है, बड़ी अच्छी सी सुंदर सी नाव बन गई है ना, ये नाव हो गई। अब ये नाव हो गई। अब 2 चीज़ें हैं, या तो नाव इधर चलेगी, क्लियर है, अगर इधर चलेगी तो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, और इधर चलेगी तो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। क्लियर है। तो अगर नाव इधर चलती है नदी की दिशा में, है ना, ये ब्लू वाली, और बोल देता हूँ कि नदी नाव माने बोट यानी VB, तो अगर VB से चलती है तो भाई VB से तो ये चल रही थी, और पानी कितने से चल रहा है, पानी तो इधर ही चलता रहेगा VW से। तो अगर मैं पहला पॉइंट लिखूँ, नदी की दिशा में, थोड़ा सा हिंदी मेरी राइटिंग तो थोड़ा दोस्तों ख़राब है, हिंदी की मतलब नदी की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, हो जाएगा VB यानी नाव की प्लस VW, है ना, पानी का। क्लियर है। अब दूसरा अगर बात करें, थोड़ा राइटिंग अच्छे से बनाता हूँ
कि नदी के विपरीत, कभी कभी आपको नदी दिया रहेगा, कभी कभी यहाँ नदी ना दे के धारा दे दिया रहेगा, बात एक ही है, यानी स्ट्रीम है ना, और ये रिवर है, क्लियर। तो ये चीज़ है नदी के विपरीत। तो नदी के विपरीत क्या है, यानी अपोजिट। इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आई थिंक, क्योंकि मैथ ऐसा टॉपिक है कि चाहे मैं इंग्लिश में बताऊँ चाहे हिंदी में, फील तो आपको आ ही रहा होगा कि भाई मैं क्या बोला कि ये पानी इधर बह रहा है और नाव जो है इधर चल रही है, इधर चल रही है किधर, है ना। तो दो केस बन गए, एक है नदी की दिशा में, एक है नदी के विपरीत दिशा में। तो नदी के विपरीत दिशा में क्या होगा, अगर नाव तेज चल रही है ना भाई, ये इधर वीबी है, नाव तेज चल रही है और पानी इधर है, तो ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब चलेगा तो अभी भी इधर। आप एक बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जैसे दो चीज़ें हैं, मान लीजिए ये है आपका पानी बह रहा है ना, और ये आपकी नाव है। अब नाव चल रही है इधर, है ना, तो अब इसमें क्या है, अगर नाव जो है पानी से तेज बह रही है तब तो ये इधर आएगी, है ना। लेकिन अगर नाव की स्पीड कम है, पानी की स्पीड बहाव ज़्यादा है, तो नाव भले इधर इंजन लगाता रहे फोर्स, लेकिन नाव बह के इधर ही चलती रहेगी। जैसे बाढ़ होता है ना कि आप तैरते इधर रहो लेकिन जाओगे आप इधर ही, है ना, तो वही हिसाब किताब है। तो यहाँ पे क्या है, वी बी माइनस वी डब्ल्यू है, तो आपकी वेलोसिटी इधर रहेगी। और अगर मान लीजिए वी बी माइनस वी डब्ल्यू निगेटिव हो गया, यानी वी डब्ल्यू माइनस वी बी हो गया, है ना, तब आपका क्या होगा, तब आपका पानी मतलब जिधर चल रहा है उधर ही, मतलब ये माफ़ कीजिएगा, इसमें तो वेलोसिटी इसकी इधर हो जाएगी, है ना, जिस तरफ नाव चल रही है। अगर इधर पानी है इधर नाव है तो नाव की तरफ चलेगा ये। लेकिन अगर वी बी माइनस वी डब्ल्यू हो गया, मतलब ये हो गया, मतलब पानी ज़्यादा तेज बह रहा है, तो भाई पानी की दिशा में आप बह जाओगे। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। ले देखे दो चीज़ें हैं सिंपल सी, कि अगर नदी के साथ साथ चल रहे हो तो आप जुड़ जाएगी, नदी के अपोजिट चल रहे हो तो घट जाएगी। अब घट जाए तो अगर आप नाव की स्पीड ज़्यादा है तो नाव की दिशा में बहोगे, नदी की स्पीड ज़्यादा है तो नदी की दिशा में बहोगे, बस इतनी सी बात है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आता है, तो कभी कभी जैसे आपको ट्रिक की बात करूँ, है ना, छोटी सी ट्रिक की बात करूँ, तो ट्रिक में क्या होता है, ये ट्रिक बेसिकली इसलिए दोस्तों ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लें। मान लीजिए आपको ये नहीं दिया है कि शांत जल में कितनी धारा है, ये वो, है ना भाई। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है शांत जल की चाल, है ना, और एक होता है नाव की चाल, नाव की शांत जल में चाल। हाँ, मुझे लगता है ये माफ़ कीजिए, जल की चाल यानी नदी की चाल बोल सकते हैं, शांत जल तो है ही, वो चल रहा है चलने दीजिए, है ना। मतलब आपसे क्वेश्चन में ये बोल देगा कि भाई शांत जल में नाव की चाल बताइए, या फिर शांत जल में नाव की चाल इतनी है और जल की चाल ऐसी, मतलब कुछ कुछ दे देगा। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक वो ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको एक चीज़ दिया है कि अगर नदी की दिशा में, है ना, नदी की दिशा में है और उसकी टोटल चाल जो मतलब नाव आपको दिख रही है, तो उसकी चाल अगर मान लीजिए S1 है ना, नदी की दिशा में, और नदी के अगर विपरीत चल रहा है ना, अपोजिट, तो उसकी जो चाल है वो है S2। क्लियर है, ये दो चीज़ आपको दे दी, क्लियर, S1 S2 दे दिया, तो भाई नदी की दिशा में इतना है, नदी के विपरीत इतना है। अब इन दोनों से आपको क्या पूछेगा कि बताइए भाई शांत जल में क्या होगा चाल, शांत जल में नाव की चाल, है ना। नाव की चाल क्या हो जाएगी शांत जल में, आप दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, बस S1 प्लस S2 बाई 2 कर दीजिए, तो ये हो गई आपकी नाव की चाल, ये जो मैंने आपको बताया शांत जल में। क्लियर है। अब अगर यहाँ से आपको ये बोले कि भाई धारा की चाल बताइए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है धारा की चाल और एक है शांत जल की, मतलब ये नाव की चाल, सिंपल सिंपल। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, आपका ये था आपका नदी की दिशा में और ये था विपरीत दिशा में, दोनों को घटा दीजिए S1 माइनस S2 और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या किया आपने, आपने एक बार तो S1 प्लस S2 कर दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो शांत जल में नाव की चाल मिल गई। क्लियर। और S1 माइनस S2 बाई 2 कर दिया तो धारा की चाल मिल जाएगी। क्लियर है। कब, जब S1 और S2 दिया हो। S1 क्या है, नदी की दिशा में नाव की चाल, S2 क्या है, नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा ले दे के ट्रिक। ट्रिक के बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो आप मतलब क्वेश्चन बेसिकली जल्दी से करने में मदद मिलेगी। अब देखिए आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, क्वेश्चन वाइज धीरे धीरे करके चलेंगे, समझते चलेंगे क्या क्वेश्चन है, और मैं एक एक करके बेसिक से उठाया हूँ ताकि अगले नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन को ले आ सकूँ। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये कि इतने मीटर पर मतलब किलोमीटर पर घंटे में कितना मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है। तो इसको आप बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे कि जैसे क्या होता है, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा। तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना होगा, बहुत बेसिक सी बात है
कि भाई 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। अगर मैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखूँ तो ये क्या होगा, 1000 मीटर अपॉन 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट में मतलब 1 सेकंड, मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो इतना सेकंड हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1000/3600 मीटर पर सेकंड। क्लियर। ये हो गया आपका कि अगर 1 किलोमीटर पर घंटे की बात करें तो 1000/3600 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एकदम मन में बिठा लीजिए अपने कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 किलोमीटर पर घंटे में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये आप बैठा लीजिए दिमाग में। ये आपको यही नहीं, ये आपको क्वेश्चन के बीच में काम आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं रहेगा, ये मैं बस इसीलिए आपको उठाया हूँ ताकि आपको ये पता रहे, ताकि जब आप क्वेश्चन डील करेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी मिले। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो 40 है। क्लियर है, 40 है तो 40 के हिसाब से क्या हो गया, ये कर दीजिए 5/18 कर दीजिए, 40 गुणे 5/18। क्लियर है। तो बस आप जहाँ ये करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सॉल्व कर लीजिए, कुछ फ्रैक्शन वैक्शन में आएगा हमको लग रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर। तो ये रैंडम मैंने उठाया था डिजिट, तो इसीलिए कुछ आ रहा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 36 ले लेता तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको मैं बोलूँ कि मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए तो क्या करेंगे, 36 है गुणे 5/18 कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 18×2 10 मीटर पर सेकंड हो गया। कहाँ चला गया, ये रहा, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर। तो ये हो गया आपका सिंपल सा चीज़ें। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे अगले, कि वो क्या बोल रहा है। समझते हैं कि पहले इसको मिटा दूं थोड़ा सा, है ना, रुक जाइए। ये आपका क्वेश्चन है जैसे मतलब ले देखिए, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि भाई किलोमीटर कहाँ गया, किलोमीटर है भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटे का बात है, इसको किया तो 5/18 हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, गाँव है, ठीक है, गांव है शहर है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि भाई कोई आदमी गांव से शहर जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। क्लियर है। और शहर से वापस गांव आ जाता है आधे चाल से, आधा चाल यानी मैं 7 के साथ लिख भी दे रहा हूँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। क्लियर। भाई 30 से गया आधे से आ गया, यानी 30 से गया 15 से आ गया। अब बोल रहा है कि उसको कुल कितना समय लगा, 50 मिनट लगा। ठीक है। अब मैं इसलिए अब आपको थोड़ा बताऊंगा मैं वास्तव में क्यों, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। भाई इसको कुल मिला के कितना समय लगा, 50 मिनट लगा। तो बोला क्या है क्वेश्चन में हमसे कि गांव और शहर की दूरी कितनी है। क्लियर। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब एक चीज़ आप ये देखिए कि भाई गांव और शहर की दूरी पूछा है हमसे, तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि भाई कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा 50 मिनट। क्लियर। और कुल दूरी कितनी है हमको तो ये नहीं बताना, हमको गांव और शहर की दूरी बताना, कुल समय तो 50 मिनट मिल गया। क्लियर। और इसकी चाल देखिए क्या है, ये 30 से इधर गया तो 15 से इधर आया था वापस। तो अगर कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी, क्लियर, तो भाई अगर मान लीजिए ये एस था, है ना, अगर मैं कलम चेंज कर दूं कि इसके गांव और शहर के बीच की दूरी एस थी, तो एस गया 30 से, फिर एस आया 15 से। क्लियर। तो इसका मतलब टोटल 2s ट्रेवल कर लिया उसने। क्लियर। तो कुल दूरी, कुल चाल ये मिल गया। अब एक चीज़ आप ये समझिए कि हमें कुल समय दे दिया इतना, अब जाने में समय लगा मान लीजिए T1 और आने में समय लगा T2। क्लियर। ये दो चीज़ें हो गई। तो अब पहली चीज़ तो ये मिनट है, तो पहले मिनट को हम सॉल्व करें। क्लियर है। भाई इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट इसको मैं अगर हम सॉल्व करूँ तो जैसे ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे थे, तो जाने में समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल होगा, यानी S/30 हो जाएगा। ये जाने में समय लग गया। क्लियर। और आने में समय कितना लगेगा, ये भी दूरी बटे चाल, दूरी तो ऐसी है, गांव के बीच की दूरी तो ऐसी है, चाल बदल गई है, चाल आधी हो गई, यानी S/15 हो गया। क्लियर है। अब एक चीज़ ये देखिए आप कि ये क्या है, ये है आपका मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है आपकी, और ये क्या है, मिनट में है। तो अगर हम टोटल समय की बात करें, चलिए मैं लिखता हूँ टोटल समय, है ना, टोटल टाइम हमारा कितना दिया है, 50 मिनट। तो अगर 50 मिनट को मैं उसमें करूँ घंटे में, तो क्या हो जाएगा, 50/60 घंटे हो जाएगा। क्लियर है। यानी 5/6 आवर हो गया। क्लियर। तो इतना समय लगा उसको जाने और आने में। तो ये जो 5/6 आवर है दोस्तों,
ये T1 प्लस T2 ही तो है कि भाई जाने में कितना समय लगा, आने में कितना समय लगा। क्लियर, बस इसी को आप जोड़ दीजिए। बताने में मुझे समय लग रहा है लेकिन करने में समय नहीं लगेगा। ये हो गया 5/6। जाने में कितना समय लगा था, दूरी बटे चाल, दूरी माने एस, ये एस है। और आने में कितना समय लगेगा, दूरी सेम दूरी, दूरी बटे चाल, चाल कितना हो गया, आधी हो गई 15 हो गई। तो बस अब आप यहाँ से कर देंगे 5/6। इसका एलसीएम कितना था, 30 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 2s प्लस एस, है ना, मतलब ये s प्लस 2s, ठीक है, 3s टोटल आएगा कहने का मतलब। तो ये हो गया 5/6। एलसीएम मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है भाई इसका एलसीएम 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा, तो 30 एक कम 30 s गया, फिर ये 2 टाइम्स गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऐसे। तो ये हो गया 3s/30। क्लियर, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6 किलोमीटर, 50 है ना, 50/6 किलोमीटर। क्लियर, तो बस अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। कितना आ जाएगा, 6 8 48 और 6 5 20। ये आपका 8.5 किलोमीटर का दूरी है इनका घर का। क्लियर, मतलब 8.5 किलोमीटर दूर जाते 30 से। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा लेवल का है और जो हमको थोड़ा सा समझना भी है। क्लियर है, और कुछ खास नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया है। बेसिकली दोस्तों मेन चीज़ क्या है ना, क्वेश्चन से डरना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो डरना नहीं है। जैसे P+Q वाला मैंने आपको बताया था, तो उसमें से आप में ज़्यादातर लोग डर गए होंगे कि वास्तव में इसको करना क्या है। तो बस आपको लिंक करना कि P+Q यहाँ पे टोटल दिया है और यहाँ पे P+Q एंड P दिया है, तो इसका यहाँ पे कैसे लिंक करें, तो P कैसे, है ना, ये चीज़ें हैं। अगर आपको यहाँ से Q का पूछा होता तो अगर आप P का निकालिए तो Q का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन हो सकता है अगली बार Q दे दे, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने जब आपको से पेपर डिस्कस किया था तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको पैरेलल रखा था। एक में दोनों डिजिट अलग अलग पूछा था और एक में सम पूछ लिया था। कुछ इंटरेस्ट का था कि कुछ था ना ए और बी का, आपको याद होगा अगर आप रेगुलर मेरे लेक्चर को देख रहे हैं। तो इसलिए आप बस प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर अगर बढ़ें तो जैसे ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या बोला है इसको देख लेते हैं कि एक व्यक्ति की धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। तो अचल पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है। अब आप पहले क्वेश्चन समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन क्लिष्ट कर देता है ये, मतलब अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है एक बार में, नहीं तो फिर से आप पढ़ लीजिए कि क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा की दिशा में जाने में किसी निश्चित दूरी को, है ना, नाव के द्वारा आधा समय लगता है। क्लियर है, तो मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। अब आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाते हो, क्लियर है, और फिर वापस आते हो, दूरी सेम हो गई पहली चीज़। तो बोल रहा है कि जो आने में जो समय लगा, मान लीजिए आने में कुछ समय लगा t, ये, और जाने में जो समय लगा ये, इसका आधा है। देखिए लिखा है कि धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा की प्रवाह की दिशा में उसको ट्रेवल करने में आधा समय लगता है। तो भाई, तो हमने मान लिया कि धारा की उल्टी दिशा में चलने में समय लगा था t, तो धारा की प्रवाह की दिशा में उसको t/2 समय लगेगा। क्लियर है, ये तो हमको क्वेश्चन में दे दिया। अब बोल क्या रहा है कि अचल पानी में जो है धारा की चाल, माफ कीजिएगा, अचल पानी की चाल, अब अचल पानी में चाल का, ठीक है, अचल पानी में चाल का धारा की चाल, यानी अचल पानी में चाल का मतलब समझ रहे हैं, अचल पानी में किसकी चाल, जो ये आप नाव चला रहे थे, यानी नाव की चाल ये है। मतलब क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है कि अचल पानी में चाल, यानी अचल पानी में नाव की चाल बटे धारा की चाल। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब अगर अचल पानी में नाव की चाल की बात करें तो हमने क्या बताया था, अगर मान लीजिए इसकी चाल v1 है और ये जो है v2 है, मतलब नदी की दिशा में v1, नदी की दिशा में v2, तो मैंने क्या बताया था कि अचल पानी में नाव की चाल क्या हो जाएगी, v1 + v2/2 हो जाएगा। क्लियर है, और अपोजिट में क्या हो जाएगा, v1 - v2/2। क्लियर है, बस यही डिवाइड करें, मतलब ये, माफ़ कीजिएगा मैंने क्या बोला, अचल पानी में नाव की चाल हो जाएगी v1 + v2/2 और जो धारा की चाल है v1 - v2/2। क्लियर, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, तो यही चीज़ें मैंने कर दिया। अब ले दे के हमारा 2 चीज़ आता है कि भाई v1 और v2 ये निकल जाए हमारा तो काम बन जाए। अब आइए समझते हैं कैसे होगा। तो v1 क्या होगा, v1 क्या होता है, चाल बराबर दूरी गुणे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कुछ d मान लेता हूँ, है ना, कि भाई d गया और d वापस आया। तो यहाँ पे v1 क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा d/2
दूरी बटे समय, t कितना है, t1 बाई मतलब t/2 हो गया। और यहाँ पे v2 क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी क्या है d है, समय कितना हो जाएगा ये t, तो ये t हो गया। तो ये d/t हो गया, ये d/2t हो, मतलब ये अगर इसको सॉल्व करूँ मैं तो ये 2d/t हो गया। क्लियर है, तो ये आपका हो गया भाई, v1 निकल गया, v2 निकल गया। अब अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, तो अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो क्या आएगा, v1 की वैल्यू क्या हो गई, 2d/t प्लस d/t, क्लियर है, अपॉन 2d/t माइनस d/t, क्लियर है। ये आपका हो गया। बस आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3d अपॉन 3d/t अपॉन d/t, t से d उड़ गया तो 3/1। क्लियर, ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका देखिए डी ऑप्शन हो गया। क्लियर, बहुत सिंपल सा था दोस्तों, बस इसमें आपको ये समझना था कि आपको क्वेश्चन में बोल कर रहा है अचल पानी में चाल का धारा की चाल से रेशियो पूछा है ना, तो ये बात हो गई। तो अचल पानी में चाल का हमने क्या पढ़ा था कि भाई v1 प्लस v2/2 होता है, और धारा की चाल क्या होती है, v1 माइनस v2/2। अब ये v1 v2 हमने निकाल लिया, बस हमारा यहाँ से काम हो गया। क्लियर दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने आप ऑलरेडी आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। आई थिंक आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा खुद ही कि वास्तव में क्या चल रहा है, कुछ है नहीं, सब हलवा है एकदम, जैसे मज़ा आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं कि भाई क्या 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। रेलवे लाइन के निकट खड़े किसी व्यक्ति को यह ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी। अब पहली चीज़ तो ये देखिए कि हमसे क्या पूछा, कितने सेकंड में। क्लियर है, अब हमको दिया क्या है, ट्रेन की लंबाई मीटर में। क्लियर है, वेलोसिटी क्या दी है, प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि लंबाई कितनी है, 200 मीटर, ठीक। वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, तो अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। अब इसको मैं 8 पंचे 40, 5 चौक 20, 200/18 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 100/9 हो गया। चलिए इतना मैं अभी लिख दिया हूँ, अभी बाद में सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा क्या है, बेसिकली हमसे पूछा है कि रेलवे लाइन में किसी व्यक्ति कितना सेकंड में, मान लीजिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना आपको कि भाई अगर मान लीजिए मैं समझाऊँ तो ये मान लीजिए स्टेशन है, ठीक, डग 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 डग। अब इस पर कोई आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक, मान लीजिए आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, कोई भी खड़ा है ना। अब ये रेलवे लाइन पटरी बिछी हुई है। क्लियर है, रेलवे लाइन की पटरी बिछी है। बोल रहा है कि ये जो ट्रेन आना शुरू हुई, ट्रेन चल रही है, अब ये आदमी यहीं खड़ा है ऐसे, तो बोले बताइए ये कितनी दूर में से पार कर जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आदमी है, मैंने आपको किसके खंभे के लिए समझाया था, खंभा आदमी एक ही बराबर हो गया बात। यहाँ पे केस तो वही है, तो उसके लिए क्या था, समय टी माना था मैंने, तो टी बराबर समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या थी, ट्रेन की लंबाई यानी एल, चाल क्या हो गया, जो चाल दिया है वी। तो दूरी कितनी हो गई ट्रेन की लंबाई, 200, तो 200 माने 200 कर दिया। चाल कितना हो गया, ये देखिए कहाँ है कहाँ गया, ये है ना, सॉरी हाँ ये है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे था, तो इसको मैंने 5/18 कर दिया, तो 4 बच्चे 20, 2 ये 100/9। क्लियर है, तो ये कितना हो गया, 200/100 गुणे 9, यानी कितना हो गया, 18 सेकेंड। क्लियर है, इसीलिए देखिए मैंने इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया था। मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, 5/18 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया हमारा मीटर प्रति सेकंड में, तो हमारा आंसर भी सेकंड में आ गया। क्लियर है, तो आपको बस ये ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में ही होना चाहिए। अब अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो एग्ज़ाम में मेरे इतना स्पेस जरूर रहता है, आप में से सभी दोस्तों ने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई एक क्वेश्चन के बीच दूसरे क्वेश्चन के बीच बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, और कुछ नहीं तो हिंदी और इंग्लिश का तो रहता ही भाई। अगर इधर इंग्लिश लिखा है तो इधर हिंदी लिखा है, तो कहीं ना कहीं स्पेस आपको मिल जाएगा। तो मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगा, एग्ज़ाम में ये कर दूंगा कि भाई ऐसे मीटर है तो मीटर देखा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 40 गुणे 5, 40 गुणे, माफ़ कीजिएगा कुछ गड़बड़ी आ रही है इसमें, 40 गुणे 5/18 कर दूंगा। क्लियर है, बस ऐसे ही कर दूंगा यहाँ पे। तो ये सॉल्व करूँगा तो कितना जाएगा, 100/9, ये हो गया। अब बस जहाँ मुझे ये मिल गई, मुझे चाल मिल गई है ना, और ये
मेरी लंबाई है, बस यही मैं सॉल्व कर दूँ। टी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय 200/100/9, बस यहाँ सॉल्व कर 18। क्लियर, मार्क 18 आगे बढ़िए। देखिए यूपीएससी 2018 क्वेश्चन है, देख रहे हैं। कहने का मतलब यूपीएससी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता दोस्तों, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रखा है कि उसको 10th लेवल की मैथमेटिक्स चाहिए। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सुपीरियर लेवल का, हायर लेवल का बताऊँ, ताकि अगर थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन मॉडरेट भी कर दिया, थोड़ा सा अगर स्लाइड चेंज कर दिया, तो भी आप उसको टैकल कर ले आराम से। क्लियर है, तो ये आपका हो गया एक अच्छा सा क्वेश्चन। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको मैंने जानबूझ के उठाया है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे क्या है। बोल रहा है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। क्लियर है, रवाना कर देता हूँ। ये है दिल्ली और ये रही मुंबई। तो अगर एक रेलगाड़ी है, वन की बात करूँ, ये रवाना हो गई कितने से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। क्लियर, अब बोल रहा है उसके 2 घंटे बाद, ठीक है, एक एक्सप्रेस गाड़ी, अब ये माल गाड़ी थी, ये एक्सप्रेस गाड़ी है, तो ये तेज़ चल रही है, ये भी दिल्ली से मुंबई के लिए चलती है ना। तो पहले रवाना हुई गाड़ी के समानांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जैसे माने डबल ट्रैक बोल दिया एक प्रकार, समानांतर माने डबल ट्रैक है ना, तो इस पर ये तो चल रही मालगाड़ी है ना, मालगाड़ी। अब अगर ये दूसरे ट्रैक की बात करूँ तो इस पर भी क्या है, एक्सप्रेस चलेगी, वो चलेगी कितने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, बट कंडीशन क्या दी है, ये चलेगी 2 घंटे, 2 घंटे बाद। क्लियर, यानी अगर 2 आवर लेटर। क्लियर, तो ये बात हो गई। तो अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी और मालगाड़ी मिलेगी। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये चल रही 40 से, ये चल रही 60 से, अब ये बाद में चली, ये पहले चली, तो इसका मतलब अगर इसकी स्पीड तेज़ है तो ये आगे कहीं चल कर मिलेगी, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं मिलेगी ये, भाई मान लीजिए ये चलना प्रारंभ की, यहाँ पहुँच गई, है ना, और ये 2 घंटे बाद चलना प्रारंभ की तो यहाँ पहुँची, तो वही बोल रहे हैं कि ये लोग कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये मुंबई थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, है ना, मुंबई पहुँचने में टाइम है ना, ये है, मान लीजिए यहाँ कहीं मिल गए ये लोग। तो अब वही पूछा कि कैसे होगा, तो अब भाई चलिए देखिए समझते हैं कैसे होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ, केस वाइज, है ना। तो अगर बात करूँ कि पहले 2 घंटे की बात करूँ, 2 घंटे की बात करूँ, मान लीजिए मैं आपको एक सीक्वेंस वाइज चलता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करके, थोड़ा सा ताकि समझने में क्लैरिटी हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेशन था, ठीक, ऐसे मैंने बना दिया, ये स्टेशन है, ठीक, एक ट्रैक ये चल रहा है, एक ट्रैक ये चल रहा है। क्लियर है, अब यहाँ पे जो लाल कलर की गाड़ी चला रहा हूँ, ये शुरू हुई गाड़ी, ठीक, अब ये गाड़ी शुरू हो गई, इसकी स्पीड क्या दी है, 40, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है, 40 दे दी। अब ये 2 घंटे तक चली, 2 घंटे तक चली, तो ये यहाँ पहुँच गई, कितना चल रही है ये, क्लियर बताइए, 40 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 80 किलोमीटर ये चल गई। क्लियर, अब जब ये 80 किलोमीटर यहाँ चल गई, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी चलना शुरू कर दी। जब ये 80 किलोमीटर हो गई, मतलब ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, तो अब ये चलती है कितने से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। क्लियर है, तो अब ये चलना शुरू करती है, ये ऐसे चलेगी, ये तेज़ चल रही है, धीरे धीरे चलेगी, तो कहने के मतलब एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे दोनों आके मिल जाएंगे। क्लियर है, तो वही बोल रहा है कि कहाँ पे मिलेंगे। तो अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि डी दूरी पे मिल जाएंगे, है ना, ये डी दूरी पे मिलेंगे, तो मतलब अगर ये डी दूरी ट्रेवल करती है तो ये कितना ट्रेवल करेगी, डी प्लस 80 ट्रेवल करेगी। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप कि भाई 80 तो इसको ये भी तो चलना है, पहले 80 ये चलेगी, फिर उस बचे हुए समय में जब ये डी चल रही तो ये डी इसको भी चलेगी, तो आके यहाँ पे लोग मिल जाएंगे। क्लियर है, ये चीज़ हो गया। तो अब एक चीज़ ये समझिए कि भाई अब हमको कुछ करना नहीं है, हमको बस ये देखना है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाली जो ट्रेन है, यहाँ से यहाँ में जितना समय लगाई, वो ट्रेन यहाँ से यहाँ में इतना समय लगाएगी, तभी इसको कवर कर पाएगी। क्लियर है भाई, 2 घंटे बाद चलना शुरू की, तो 2 घंटे बाद चलना शुरू की, मैं कहता हूँ 2 घंटे बाद जब चलना शुरू की तो ये भी तो चल रही गाड़ी, ये आगे चलती चली जा रही है, तो ये टी समय तक मान लीजिए चली, तो ये टी समय में जाके कवर कर लेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो अब ये टी निकाल लेते हैं, टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी डी बाई चाल कितनी है इसकी, 40, और यहाँ पे दूरी कितनी है, डी प्लस 80 है। क्लियर, देखिए डी प्लस 80, क्योंकि ये डी तो ट्रेवल कर रहा है, बाद में जो 80 ये वाला था इसको भी इसको कवर करना है, तो डी प्लस 80 हो गया। क्लियर है, बटे
चाल, यानी ये हो गया दूरी बटे चाल। अरे यार, ठीक है, ये हो गया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्या था दूरी बटे चाल, डी बटे 40 था। एक क्या था दूरी बटे चाल, डी प्लस 80 बटे 60 था। बस आप इसको यहाँ से इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 उड़ा दीजिए। ये आपका हो गया 6D इक्वल टू 4D प्लस 80 इंटू 4। क्लियर है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16, इतना किलोमीटर। क्लियर है। तो अब ये 160 किलोमीटर है, तो 160 ऑप्शन में दिया नहीं लकली, अदरवाइज अब ऑप्शन में 160 मार्क मत आ जाइएगा, क्योंकि ये आपकी जो डी है, अगर मैं कलम चेंज करूँ तो ये डी तो ये है ना, शुरू में तो इसने 80 चला भी तो है, तो इसका मतलब टोटल इसने कितना चल लिया, डी प्लस 80। मतलब दिल्ली से, अगर ये दिल्ली है, दिल्ली, तो दिल्ली से चलना शुरू किए तो यहाँ पे डी प्लस 80 समय किलोमीटर चलने के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यानी 160 प्लस 80। क्लियर है। तो कितना हो गया, 240। देखिए ऑप्शन हो गया आपका। क्लियर। तो ये आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा समझना था कॉन्सेप्ट लेके। क्लियर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये दोस्तों है यूपी पीसीएस का क्वेश्चन 2016 का। अब इसमें क्या बोला है कि भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है। अब उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो उसमें कितना समय लगेगा, यही पूछा है बस। तो मैंने आपको सुरंग वाला बताया था, हैं, तो मैंने क्या बताया था, कितना समय लगेगा भाई, रेलगाड़ी की लंबाई डी, सुरंग की लंबाई एल, दोनों को जोड़ दिया, बटे चाल, दूरी बटे चाल हो गया, ये दूरी हो गई, कितना ट्रेवल करेगा। क्लियर। तो वही क्वेश्चन ये है, यहाँ पे सुरंग ना दे के पुल दे दिया तो पुल लिख देंगे बस। तो भाई अब एक चीज़ हमको ये समझना है कि यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा कि भाई ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर है, तो पहले इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या होगा, 36 गुणे 5/18, तो 18 की 2 बार गया यानी 10। क्लियर। ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है दोस्तों। 10 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल हो गई। अब ये चलेंगे कितना कितना टोटल, 110 मीटर लंबी गाड़ी है तो 110 प्लस कितना लंबा पुल है 132। क्लियर। बटे चाल हमने निकाला, कितना आया 10 आया, 10 बस कर दीजिए, फटाक से आंसर आ गया। कितना हो गया ये हो गया आपका 242 हो गया बटे 10। तो बस देखिए 242 बटे 10 माने 24.2, बस आपको देखिए आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल था यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, बस ले दे के आपको ये थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर सा है कि भाई कितनी लंबी रेलगाड़ी है, कितना लंबा पुल है, जितना है टोटल जोड़ के डिवाइडेड बाई स्पीड कर दीजिए चाल, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये आप मतलब मेरा क्वेश्चन उठाने का पीछे का मोटो यही है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, जो कॉन्सेप्ट बताया, जो ट्रिक बताई, उसको अप्लाई कैसे करना है, मेन चीज़ है अप्लाई करना। अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो आप मास्टर कर जाएंगे। मतलब मेन चीज़ यही है कि आप जितने भी दोस्त आप में से इसको देख रहे होंगे, आई होप आप में से सबको पता होगा, लेकिन मेन चीज़ होता है उसको क्वेश्चन को समझ के उस केस के हिसाब से उसको अप्लाई करना। क्लियर दोस्तों। अब जैसे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि किसी नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। शांत जल में चाल 5 किलोमीटर है और यह 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को यथासंभव सबसे छोटे मार्ग में 15 मिनट में पार करती है, तो नदी के जल का किलोमीटर प्रति घंटा में वेग क्या होगा। क्लियर है। तो अब एक चीज़ ये समझिए कि नदी कितनी लंबी है, मतलब जो नदी की चौड़ाई है 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर इसको ट्रैवल करना है। ठीक है। क्लियर है। अब 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो शांत जल में क्या चाल थी इसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, है ना। तो अब जैसे इसको अगर घंटे की बात करूँ मैं तो ये 15 मिनट माने कितना हो गया, 15/60 यानी 1/4 घंटा, है ना। अगर सब घंटे में ही चेंज कर लें हम तो ये 1/60 घंटा हो गया, मतलब 1/4 घंटा। तो अगर शांत जल के हिसाब से चलता है मान लीजिए, तो इसको कितना समय लगेगा, तब इसको समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी यानी 1, चाल यानी 5, मतलब 1/5 घंटा लगता है अगर शांत जल में चलता तो। अब 1/5 घंटा माने कितना, 60/5 यानी 12 मिनट में हो जाता है इसका काम, लेकिन इसको लग रहा है 15 मिनट, है ना। देखिए 15 मिनट लग रहा है, तो 15 मिनट लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई
चल इधर रहा है और नदी की चाल इधर है, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। तो अब वही हमसे पूछे कि भाई नदी की चाल क्या होगी। तो भाई नदी की चाल क्या होगी हम निकाल लेते, बहुत सिंपल सा है। अब हमें क्या दिया है, हमें तो बस ये समय दिया है, तो हम कुछ नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, इतना हम जानते हैं। समय दे दिया हमारा 15 मिनट, क्लियर है। तो 15 मिनट माने 15/60 घंटा, क्लियर। दूरी कितनी दे दी हमसे, 1 किलोमीटर, हमने 1 किलोमीटर रख दी। अब मैं यहाँ पे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में ही चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने मिनट को ही घंटे में चेंज कर दिया है। कुल मिला के ले दे के सारी यूनिट वो एक होनी चाहिए। और मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारा आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही पूछा है, क्लियर है। ये चीज़ें हैं। तो भाई समय हो गया इतना घंटा, है ना, ये हो गया आपका इतना घंटे का समय हो गया। अब उसके बाद दूरी हो गई 1 किलोमीटर की, चाल क्या हो गई 5 थी, और हमसे पूछा है कि नदी की चाल। तो नदी की चाल कितनी हो गई, x मान लिया मैंने, क्लियर। क्योंकि हमको ये तो पता चल गया कि भाई अपोजिट है, तो चाल इसका मतलब माइनस होगा। हमने यहाँ से यही तो निकाला कि भाई ये अपोजिट दिशा में चल रही है। जब अपोजिट दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी, जो घट जाती है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 1/4 = 1/5 - x। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे x की वैल्यू 1 रख दीजिए तो 1/4 ये हो गया। तो बस सिंपल आपका आंसर आ गया कि भाई नदी की जो चाल है कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये भी शायद कोई यूपीएस से कोई क्वेश्चन है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं, है ना। तो ये चीज़ें ले दे के आपको कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से कि वास्तव में चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या वेरी करती हैं, है ना। अब मैं आप क्वेश्चन दूँ उससे पहले मैं समराइज़ कर दूँ थोड़ा सा कि मैंने क्या बताया था। ये मैं आपको ब्रीफ के लिए बता रहा हूँ कि भाई मैंने डिस्कस किया था ट्रेन का, क्लियर है। ट्रेन में मैंने 4 केस डिस्कस किए थे। पहला केस क्या था, अगर खंभा है तो ट्रेन को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, ट्रेन की लंबाई बटे चाल, है ना। और दूसरा क्या था कि पुल, अगर पुल की लंबाई मान लीजिए दे दी डी, तो हमने क्या बोला था कि ट्रेन की जो समय लगेगा कितना लगेगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल का लेंथ बटे चाल, है ना, टोटल जोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये देखा था कि भाई 2 ट्रेन है, अगर सेम मतलब अपोजिट दिशा में आ रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 + v2 हो जाएगी। अगर सेम जा रही है तो v1 - v2 हो जाएगी, है ना ये। और दूसरा हमने क्या देखा था, ये बोट वाला जो मैंने देखा बताया आपको, उसमें हमने ये देखा कि भाई अगर शांत जल में चाल कुछ है और नदी में मतलब वो नदी की धारा की चाल कुछ और है। तो अगर धारा की प्रवाह की बात करें, मतलब अगर सेम डायरेक्शन में बात करें तो बोट प्लस रिवर हो जाएगा, क्लियर। अपोजिट की बात करें तो बोट माइनस रिवर हो जाएगा, क्लियर है। ये शांत जल की बात है ना। अब अगर मान लीजिए आपको ये ना देख के ये दे दिया कि ये तो हमारा शांत जल में दिया हुआ तब की बात है। अब दूसरा चीज़ क्या था कि भाई बहाव की दिशा में दे दिया मान लीजिए x और बहाव की विपरीत दिशा में दे दिया y। तो अब हमसे यहाँ से पूछ लिया कि शांत जल में क्या चाल होगी, है, और धारा की क्या चाल होगी, क्लियर। तो शांत जल में चाल के लिए हमने क्या किया था, x + y/2 कर दिया था, और धारा की चाल के लिए क्या किया था, x - y/2 कर दिया था, क्लियर है। तो ये चीज़ें थी, ले देखिए इतना समराइज था। अब आपका ये जो है आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। ये यूपीएससी 2016 का और ये 2015 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक 6 घंटे माफ़ कीजिए प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह यात्रा 42 घंटे में पूरी हो जानी है। तो कितनी संख्या की रेलगाड़ी होनी चाहिए जिससे कि शटल सेवा जारी रहे लगातार, क्लियर है। आपके ऑप्शन 2, 3, 4, 7 हैं, क्लियर। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि 2 शहर ए और बी एक दूसरे 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कार ए से बी तक इतने किलोमीटर की चाल चलती है और इतने किलोमीटर की चाल से वापस लौट आती है। तो कार की औसत चाल, क्लियर। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें औसत चाल पूछा, इसमें नंबर ऑफ रेलगाड़ियाँ पूछी है, मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है फॉर कंटिन्यू सर्विस, क्लियर है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए छात्र के लिए मैं बता दिया हूँ कि भाई ए से बी तक कोई ट्रैवल करता है तो हर 6 बजे सुबह गाड़ी चल देती है और उसी समय बी से भी एक ही तरफ चलती है, क्लियर है। मतलब आना जाना इनका लगा रहता है। तो 42 घंटे में रास्ता पूरा कर लेते हैं। तो बताइए कितनी मिनिमम नंबर ऑफ शटल रिक्वायर्ड होगी ताकि ये सर्विस आपकी चलती रहे, क्लियर। और सेकंड क्वेश्चन में आपका बहुत ही क्लियर दिया हुआ है कि भाई जाने का वेलोसिटी दे दिया, आने का वेलोसिटी दे दिया, तो बोला कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, बस ये है, ले देखिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिए। दोनों क्वेश्चन को डालने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली थोड़ा सा ट्रिक है, तो वो ट्रिक मैं जानना चाह रहा हूँ। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन भी बड़े अच्छे अच्छे दिए हैं, 2, 3, 4, 5 मतलब 7, है ना। तो उसी हिसाब से समझ में आएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अगले लेक्चर मिलता हूँ आप सभी के साथ।
आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।